नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं और हमारा नाम है सौरभ द्विवेदी और ये शो जो आप देख रहे हैं इसका नाम है लल्लन टॉप शो। आज आपको पहले एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, हमारे देश की एक हीरोइन है, जेल में बंद एक शातिर आदमी है। शुरू करें। हो सकता है कि आप में से कई युवाओं ने नाम सुना हो नटवरलाल का, कई ने हो सकता है ना सुना हो, पर याद हो। जीके के सवाल की तरह याद होगा कईयों को। भारत का सबसे बड़ा ठग कौन? नटवरलाल। कहते हैं कि उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी तक के जाली दस्तखत करके लोगों को बेवकूफ बनाया था। किंवदंतियां चलने लगी। कोई कहता कि उसने विदेशी नागरिकों को ताजमहल बेच दिया, तो कोई कहता कि उसने संसद बेच दी। जाली ही सही, इतना बड़ा काम करने के लिए दिमाग तो चाहिए ही। अगर आप ये कहानी फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपके लिए हमारे पास एक नई कहानी है, एक नए नटवरलाल की। नाम है सुकेश चंद्रशेखर। इस धोखे में मत रहिए कि सुकेश ने सिर्फ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को अपने फेर में फंसाया। कौन कौन फंसा था आप जानेंगे तो दांत तले उंगलियां दबा लेंगे। ये काम हम करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। सुप्रीम कोर्ट में हुई एक अहम सुनवाई के बारे में बताएंगे, विधायकों की तोड़फोड़ के बारे में बताएंगे, महंगाई के बारे में बताएंगे, देश की हर बात बताएंगे। पर सबसे पहले दिन का वीडियो। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मिन्नतें करते रहे, लेकिन पीटने वाले हाथ रुके नहीं। चमड़े की बेल्ट, लाठी डंडे, जिसके हाथ जो लगा उससे साधुओं को पीटा गया। इनकी पिटाई की वजह के पीछे एक अफवाह थी जिसका ना तो किसी को पता था अता और ना छोर। वीडियो महाराष्ट्र के सांगली जिले के लवंगा गांव का है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो मामला एकदम उल्टा निकला। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि चारों बच्चा चोर नहीं बल्कि मथुरा के पंचदशनाम अखाड़े के साधु हैं। चारों साधु तीर्थ यात्रा पर निकले थे और कर्नाटक के बीजापुर से पंढरपुर जा रहे थे। लवंगा गांव से गुजरते वक्त रास्ता पूछने के लिए साधुओं ने कार रोकी। इसी दौरान लोगों ने गांव में अफवाह फैला दी कि सभी साधु बच्चा चोरी के लिए आए हैं और यही अफवाह उनके साथ मारपीट की वजह बन गई। पुलिस ने साधुओं को भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज करवाया। डरे हुए साधुओं ने मामले में किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई। तब पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू की और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। विपक्ष में बैठी पार्टियां बीजेपी को पालघर वाली घटना याद दिला रही हैं। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि पालघर की घटना को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब वे कुछ नहीं बोल रहे। दरअसल अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ ने चोर होने के शक में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। उसने इस घटना को लेकर महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बच्चा चोरी की बात करें तो इस अफवाह में अनजान लोगों से मारपीट की वारदात की खबरें सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश से आ रही हैं। 6 सितंबर को यूपी के संत कबीरनगर में बच्चा चोरी के शक में एक साधु की पिटाई हुई थी। वीडियो भी वायरल हुआ था। यहां भी मामला अफवाह का ही निकला था। 8 सितंबर को बिहार के सीतामढ़ी में एक कार दुर्घटना का शिकार हुई। इस बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि कार में सवार लोग बच्चा चोरी करने वाले हैं। इसके बाद भीड़ ने कार में बैठे 3 लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। पिछले हफ्ते यूपी के कासगंज से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां भी एक गाड़ी में बैठे 4 लोगों को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीटा गया था। इतना ही नहीं, इन चारों को पीट कर कार में बिठाया गया और पुलिस की मौजूदगी में पलट दिया गया। बाद में पूछताछ में पता चला कि चारों बच्चा चोरी करने वाले नहीं बल्कि रिलायंस टावर पर टेस्टिंग का काम करने वाले कर्मचारी थे। इस तरह के मामले सबसे ज्यादा यूपी सामने आ रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में पिछले 1 महीने के भीतर सिर्फ 7 जगहों पर बच्चा चोरी की वारदात हुई, जबकि 1 हफ्ते के भीतर ही यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते मारपीट की 30 घटनाएं हुई, जिसमें 17 एफआईआर दर्ज करके 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
यूपी में हालत अब ये हो चली है कि कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर जनता से इस तरह की अफवाहों से सावधान रहने की अपील कर रही है। अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार ने तो यहां तक कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। फिलहाल यूपी में तेजी से सामने आ रही ऐसी घटनाओं पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, ये पूरी तरीके से अफवाह की बातें हैं और इस संबंध में बहुत ही गंभीरता से इस पूरे एपिसोड को डीजीपी ने स्वयं लिया है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश उन्होंने स्वयं जारी किए हैं और सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये बताया गया है कि किसी भी हालत में निर्दोष व्यक्तियों के प्रति कोई भी हिंसा कारित न होने पाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इसकी क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में अगवा होने वाले 1,04,149 लोगों में तकरीबन 70% बच्चे ही थे। कुल 69,014 बच्चे अगवा हुए। यहाँ लिंग भी मायने रखता है, यानी जेंडर। अगवा हुए कुल मामलों में 85% महिलाएं और बच्चियां थीं। एक साल में किडनैपिंग के मामलों में तकरीबन 20% का उछाल आया है। इसीलिए सतर्कता समय की मांग है, लेकिन हमारी सतर्कता हमारे विवेक को ना खा जाए तो फिर वो सतर्कता नहीं होगी। अफवाहों पर ध्यान ना दें, कानून को अपने हाथ में कतई न लें। कोई संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचित करें। यह था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी की ओर बढ़ने से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का ये बयान सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्यमंत्री सावंत ने ये तंज इसलिए कसा क्योंकि गोवा में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो भी शामिल हैं। बीजेपी में आने से पहले सभी 8 विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात भी की। इस उलटफेर के बाद गोवा में कांग्रेस के अब सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। राज्य में कांग्रेस विधायकों ने यह बगावत तब की जब राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दिगंबर कामत और माइकल लोबो के अलावा कांग्रेस के जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके नाम हैं दलाइला लोबो, केदार नायक, रुडोल्फो फर्नांडिस, एलेक्सो सिकेरा, संकल्प आमोनकर और राजेश सरदेसाई। कांग्रेस पहले ही कामत और माइकल लोबो पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए स्पीकर से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग कर चुकी है। जुलाई में कांग्रेस ने दोनों पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था। ये मामला अभी लंबित है। माइकल लोबो ने ही गोवा चुनाव में कांग्रेस के कैंपेन का नेतृत्व किया था। वो गोवा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब फिर से बीजेपी में लौट आए। इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज भाजपा ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ तोड़ना जानती है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई भाजपा ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ को अंजाम दिया। भारत देख रहा है। खेड़ा का नाराज होना लाजमी है, लेकिन यहाँ एक मजेदार बात का उल्लेख भी जरूरी है। गोवा में हर पार्टी के विधायक इधर से उधर और उधर से इधर होने के लिए बदनाम है। इसीलिए चुनाव से पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को पणजी के महालक्ष्मी मंदिर, बेम्बोलिम के होली क्रॉस श्राइन और बेतिम के हमजा शाह दरगाह ले गई थी, जहां इन्होंने कसम खाई थी कि अगर ये चुन लिए गए तो पार्टी में ही कार्यकाल पूरा करेंगे, दल बदल नहीं करेंगे। अब अगर इसे इंसान और भगवान के बीच एक सौदा माना जाए तो भगवान ने तो अपना वादा पूरा किया, लेकिन इंसान ने कन्नी काट ली। अब हो सकता है कि भगवान कहें, लगता है मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। गोवा में आज इतने बड़े राजनीतिक फेरबदल के बाद बीजेपी सरकार के समर्थन में 33 विधायक आ गए हैं। गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं। बीजेपी ने 20 पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। सावंत सरकार को महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन पहले से हासिल था। अब विपक्ष में कांग्रेस के 3, आम आदमी पार्टी के 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी के 1 विधायक हैं। गोवा कांग्रेस में ठीक इसी तरह की बगावत 2017 विधानसभा चुनाव के बाद भी हुई थी। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में चले गए थे।
2017 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, फिर भी सरकार नहीं बना पाई थी। 13 सीट जीतने वाली बीजेपी ने निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकार बना ली थी। वैसे जाते जाते ये भी बता दें कि गोवा के इस उठापटक के सूत्र लोग गुवाहाटी में खोज रहे हैं। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। इसका संबंध है एक राहत देने वाली खबर से। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त 2022 के लिए थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक अगस्त में थोक महंगाई कुछ घटकर 12.41% रही। घटने की बात क्यों कही, आपको बीते महीनों के आंकड़े देखकर समझ में आ जाएगा। मई में 16.63, जून में 16.23, जुलाई में 13.93, अगस्त में 12.41%। ये सारे आंकड़े फीसदी में हैं। ईंधन, स्टील, अनाज आदि के मामले में फैक्ट्री गेट पर जो थोक भाव होता है उसके आधार पर होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI तैयार किया जाता है। यही WPI थोक महंगाई का सूचकांक है। अभी हमने जो आंकड़े बताए उनके मुताबिक 3 महीनों में थोक महंगाई 3.5% के करीब कम हुई, लेकिन चिंता की बात यह है कि बीते 17 महीनों से ये डबल डिजिट में बनी हुई है। जुलाई 2022 के आंकड़ों से तुलना करने पर मालूम चलता है कि ईंधन के दामों में कुछ राहत मिली है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में दाम अब भी ज़्यादा बने हुए हैं। मिसाल के लिए सब्जियों के थोक दाम 22.29% बढ़ गए हैं। 12 सितंबर को ललन टॉप शो में आपने जाना था कि अगस्त 2022 के लिए खुदरा महंगाई बढ़कर 7% तक पहुंच गई थी। ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया जब थोक महंगाई घट रही है तो खुदरा महंगाई बढ़ कैसे रही है। तो इसका एक लाइन में जवाब यह है कि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई साथ साथ बढ़ें या घटें ऐसा ज़रूरी नहीं। और ज़रूरी क्यों नहीं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आपको 12 सितंबर का खर्चा पानी देखना पड़ेगा। आपको ललन टॉप का ये रोज़ाना शो है जिसमें आर्थिक मामलों पर बात करते हैं। आज के शो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। हम इतना बता सकते हैं आज कि जिस तरह खुदरा महंगाई के लिए 4% को आदर्श माना जाता है, उसी तरह थोक महंगाई के लिए कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों पर नज़र रखने वाले जानकार मानते हैं कि थोक महंगाई 10% के आसपास रहे तो उसे संतोषजनक माना जाएगा। इस हिसाब से फिलहाल थोक महंगाई ऊपर चल रही है, संतुष्टि की राह से और उस आंकड़े से भी। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो अपनी नीतियों को मुख्यतः ये खुदरा महंगाई को ध्यान में रखते हुए ही बनाता है, लेकिन उसके उठाए कदमों का असर थोक महंगाई पर भी पड़ जाता है। मिसाल के लिए बीते कुछ महीनों में RBI ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाकर बाजार से नकदी समेटने की कोशिश की है ताकि महंगाई घटे। इसका थोड़ा थोड़ा असर अब थोक महंगाई के घटने में दिख रहा है, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है। आम ग्राहकों को राहत मिलने में अभी कुछ वक्त लग जाएगा। अगली सुर्खी, इसका संबंध है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती से। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो 10% EWS कोटा मिलने लगा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2019 में संविधान संशोधन नंबर 103 पास करवाया था। मुख्य मकसद था संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना। जैसा कि दर्शक जानते हैं, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित है और अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में सभी को बराबर मौका मिलेगा। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में व्यवस्था की गई थी। यही काम EWS कोटे के संबंध में भी किया गया, लेकिन जब से यह कदम उठाया गया है तभी से विवादों में है। पहला विवाद तो इसी बात को लेकर था कि संसद में पेश करने से पहले इस कानून का मसौदा तैयार करने में क्या नियत प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। भारत में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है, जिसके तहत कानून बनाने से पहले संबद्ध मंत्रालयों के बीच विस्तृत विचार विमर्श होना चाहिए और इसका रिकॉर्ड भी रखना होता है। इसके बाद मसौदे पर आम लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं। इन सब के बाद में फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास जाती है, जो इसे संसद में पेश करने या न करने का फैसला लेता है। आरोप है कि इस प्रक्रिया को बस नाम भर के लिए पूरा किया गया। मिसाल के लिए सरकार कहती तो है कि विधि मंत्रालय से भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। संबद्ध मंत्री तक का अप्रूवल फोन पर ही ले लिया गया था। जब कानून बन गया तब भी विवाद और आपत्तियां बनी रहीं, और जैसा कि आरक्षण जैसे भावनात्मक मुद्दे को लेकर लाजमी है, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। कुल 33 मामले हैं जिन्हें न्यायालय साथ में सुन रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख नाम है जनहित अभियान का। इन सब ने संशोधन नंबर 103 की संवैधानिकता को चुनौती दी है, यानी जिस कानून से EWS कोटे का रास्ता खुला उसी को खत्म करने की मांग की गई है। 5 अगस्त 2020 को CJI ऐसे बोबड़े की बेंच ने मामले को संविधान पीठ के हवाले कर दिया था, क्योंकि न्यायालय को इस बात पर विचार करना है कि 50% आरक्षण की सीमा
किन परिस्थितियों में लांघी जा सकती है और क्या महज आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, और इन दोनों बातों के संदर्भ में क्या ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान की मूल भावना के विपरीत जा रहा है, इस पर विचार। भारत के मौजूदा सीजेआई यूयू ललित ने पहले ही कह दिया था कि वो संविधान पीठ में होने वाली सुनवाइयों को गति देना चाहते हैं और ये मामला 13 सितंबर के रोज लिस्ट कर दिया गया। सुनवाई करने वाली पीठ में सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला शामिल हैं। 13 सितंबर को ख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर मोहन गोपाल सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने पीठ से कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण के मकसद को सर के बल खड़ा कर देता है। आरक्षण पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए लाया गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस इसे आर्थिक कल्याण की स्कीम बना देता है। फिर यह भी है कि इससे पहले दिए गए आरक्षण में जाति महज पिछड़ेपन की पहचान स्थापित करती है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि संबद्ध व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर माना गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण अगड़ी जातियों तक सीमित कर दिया गया है। इसीलिए यह संविधान पर एक हमले की तरह है। अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस बात को रेखांकित किया कि ईडब्ल्यूएस जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहा है उससे पहले से काफी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। आज इस मामले में फिर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने जिरह के दौरान याद दिलाया कि ईडब्ल्यूएस को लेकर 2016 में गुजरात में एक अध्यादेश लाया गया था जो संविधान संशोधन नंबर 103 की नकल की तरह था। इसे गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती मिली और ये वहीं खारिज भी हो गया था। आज हुई दलीलों के बाद न्यायालय ने सुनवाई को 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आखिरी सुर्खी, 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट होगी, यानी बैठक होगी। इसमें कुल 8 मेंबर हैं परमानेंट। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, चीन और भारत। इसीलिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 15 सितंबर को समरकंद में मौजूद होंगे। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद पर नकेल कसने आदि पर जो बैठकें होंगी उसमें ये दोनों नेता शामिल होंगे। अभी ये साफ नहीं कि क्या दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। दरअसल इसकी उम्मीद इसलिए जगी क्योंकि एससीओ समिट से ठीक 2 दिन पहले लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव एक और बिंदु पर कम हो गया। पेट्रोल पॉइंट 15 यानी गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग इलाके में डिसएंगेजमेंट हुआ है, यानी सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं। ऐसे में कयास लगने लगे कि दोनों नेताओं की संभावित बैठक के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी इस बाबत आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। दर्शक जानते हैं कि 2020 के अप्रैल से लेकर अब तक पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने हैं। तब से लेकर अब तक एक बार रूस के सौजन्य से दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। एक बार चीन के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं, लेकिन इस दौरान लद्दाख की स्थिति में कोई चमत्कारिक परिवर्तन नहीं आया है। बावजूद इसके एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों नेताओं की बैठक होती है तो ये अच्छी बात होगी। चर्चा ये भी है कि इस मीटिंग के दौरान, एससीओ की मीटिंग के दौरान भारत और पाकिस्तान के मुखिया भी मिल सकते हैं, और खबर तो ये भी है कि ईरान से जो तेल आयात के प्रतिबंध हैं उसमें भी कुछ रियायत दी जा सकती है। अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बाद हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था और फिर अब रूस को लेकर सैंक्शंस लग रहे हैं, पर भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। इसलिए बैकडोर से ये बातचीत चल रही है जो अब औपचारिक भी हो सकती है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक अपराधी देश के किसी बड़े नेता से करोड़ों की ठगी कर जाए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पोता बनकर लोगों को चूना लगाए, मशहूर एक्ट्रेसेस को फंसाए, और सबसे बड़ी बात कि वो अपराधी जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की ठगी एक बड़े व्यापारी के घर से कर जाए। कल्पना से परे हैं ये कहानियां और किरदार भी, पर सत्य हैं। नाम सुकेश चंद्रशेखर। हो सकता है कि आपने ये नाम ना सुना हो, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुरक्षा और जांच एजेंसियों के कान खड़े कर चुका है नाम। कानूनी भाषा में उसे फ्रॉड कहा जा रहा है और खबरों की दुनिया में कॉनमैन या ठग। इतना परिचय काफी नहीं तो अब कुछ तस्वीरों पर नजर डालिए जो बीते दिनों खूब वायरल थी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ नजर आ रहा ये शख्स है सुकेश चंद्रशेखर। दर्शक जानते हैं चंद्रशेखर से जुड़े मामलों में जैकलीन भी ईडी के रडार पर हैं। एक मामले में आरोपी भी बनाया गया। जांच आगे बढ़ी तो उन पर ठगी के पैसे से महंगे गिफ्ट लेने का आरोप पत्र तैयार हुआ। 200 करोड़ रुपए की जालसाजी के मामले में आज जैकलीन को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, अंग्रेजी में कहें तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने उन्हें
पूछताछ के लिए बुलाया। घंटों पूछताछ की। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वो पूछताछ के लिए दफ्तर जा रही थी। क्या है पूरी कहानी? कैसे एक बड़ी एक्ट्रेस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? कैसे सुकेश चंद्रशेखर नाम के महाठग ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाया? विस्तार पर आए उससे पहले आज के घटनाक्रम को बता देते हैं, जिसकी वजह से हमने इसे आज बड़ी खबर बनाया। सुकेश फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है। जैकलिन को आज उसके सामने बिठाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन से कुल 39 सवाल पूछे गए। मसलन वो सुकेश को कैसे जानती हैं, उनकी बैंक डिटेल्स क्या हैं, क्या वो ठगी में शामिल थीं, ऐसे सवाल। आज तक से जुड़े संवाददाता तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक जैकलिन ने बताया कि सुकेश से उनकी पहली बार बात फरवरी 2021 में व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुई। अप्रैल 2021 से दोनों की बातचीत रोजाना होने लगी। क्या जैकलिन ने सुकेश चंद्रशेखर से कोई गिफ्ट लिया? इस पर जैकलिन ने जवाब दिया कि उन्होंने सुकेश से कई गिफ्ट लिए। इसमें मिनी कूपर कार, लिमिटेड एडिशन परफ्यूम से लेकर महंगे जूते, डायमंड ईयररिंग्स और ब्रेसलेट जैसे गिफ्ट शामिल हैं। हालांकि जैकलिन ने यह भी कहा कि उन्होंने मिनी कूपर कार वापस लौटा दी थी। जैकलिन ने दिल्ली पुलिस को बताया कि जून 2021 में वो पहली बार सुकेश से मिली थी। सुकेश ने जैकलिन को मुंबई से चेन्नई लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा था। चेन्नई के हयात होटल में मुलाकात हुई। अगले दिन प्राइवेट जेट से वो वापस मुंबई लौटी। एक हफ्ते बाद फिर से दोनों की मुलाकात हुई। जैकलिन ने यह भी बताया कि वो प्राइवेट जेट से 2 बार केरल भी गई। सुकेश ने उनके लिए एयरपोर्ट से होटल के लिए हेलीकॉप्टर राइड भी बुक की थी। जैकलिन का दावा है कि सुकेश से उनकी आखिरी बार 8 अगस्त 2021 को बात हुई थी। ये तो हुई आज की कहानी। अब जरा इस पूरे खेल के विस्तार को समझते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन के 21 सितंबर वाले अंक में कवर स्टोरी छपी है, जिसे कौशिक डेका और मुनीश चंद पांडे ने लिखा है। मोटा अनुमान है कि सुकेश चंद्रशेखर पिछले 15 साल में करीब 1000 लोगों को कम से कम 500 करोड़ का चूना लगा चुका है। ये आंकड़ा उसके खिलाफ 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के पुलिस थानों में दर्ज 30 से अधिक मामलों की रकम का मोटा मोटा जोड़ है। दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी सबसे बड़ी लूट जून 2020 से मई 2021 में दिल्ली की रोहिणी जेल में बैठकर की। आखिरी गिनती में उसके पास 18 करोड़ रुपए की 85 घड़ियां और 35 करोड़ रुपए कीमत की 54 कारें थी। उसने ये महंगी ऐशो आराम की चीजें देश के इतिहास में सबसे शातिराना किस्म की ठगी से हासिल की। सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरई का रहने वाला है। पिता विजयन चंद्रशेखर रबड़ के ठेकेदार और पार्ट टाइम मैकेनिक थे। मां माला गृहिणी। बिल्कुल सामान्य सा मध्यवर्गीय परिवार। शुरू में ये लोग चंद्रा लेआउट इलाके में किराए के मकान में रहते थे। सुकेश के माँ बाप ने इकलौते बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसका नाम शहर के बाल्विन बॉयज हाई स्कूल में लिखा दिया। स्कूल के सहपाठी बड़ी आलीशान कारों से आते और सुकेश को उसके पिता स्कूटर से स्कूल छोड़कर जाते। जानकार बताते हैं कि तभी से उसके दिमाग में अमीरों वाली जीवन शैली के ख्वाब आने लगे। पहली ठगी तब हुई जब वो बालिग भी नहीं था। 2006 में एक चिट्ठी पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए, जिसमें लिखा था कि उसे कर्नाटक में कहीं भी कार और बाइक चलाने की इजाज़त है। लोगों को लगा कि माँ बाप भी इस जालसाजी में शामिल हैं। पहली ठगी के मामले सहित 3 बार सुकेश के साथ वे भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2007 में सुकेश और उसके माँ बाप को 76 साल के एक बुजुर्ग से 1.15 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन लोगों ने उस मजबूर शख्स से वादा किया था कि वो बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिग्रहण किए उनके प्लॉट को छुड़ाने में मदद करेंगे और एक अपार्टमेंट बनाने के लिए विदेशी निवेश भी जुटा लाएंगे। ये सुकेश के खिलाफ पहली बड़ी ठगी का मामला था। हालांकि परिवार को निचली अदालत से उस मामले में रिहाई मिल चुकी है। सुकेश अपना शिकार बहुत सावधानी से चुनता, पहले पूरी जानकारी करीने से इकट्ठा करता। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अमूमन वो अपने शिकारों के बारे में उनसे ज़्यादा जानता था। प्रमुख रूप से वो उन्हीं लोगों पर जाल बिछाता जो लालची थे या कोई काम कराने में दिक्कत का सामना कर रहे थे। मसलन ठेके का काम हो या अदालती मुकदमा या स्कूल में दाखिला। कभी वो बड़ा अफसर बन जाता, कभी उद्योगपति, तो कभी नेता का रिश्तेदार। एक वक्त में वो खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि का पोता भी बताता था। जालसाज इतना बड़ा कि लाल बत्ती वाली लग्जरी कार से चलता और किसी को भनक तक नहीं लगती। उसने 2015 में लीना मारिया पॉल नाम की मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस से शादी की। सुकेश लीना को भी जालसाजी का शिकार बनाना चाहता था। आगे मोहब्बत हुई तो मंजिल शादी से जेल तक पहुंची। लीना भी कई मामलों में सुकेश के साथ आरोपी रह चुकी है। ईडी के जांच अधिकारियों ने जब उसका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया तो पता लगा वो नेताओं, कारोबारियों और एक्टरों को बड़ी आसानी से झांसा देता है। इसकी वजह जाननी चाहिए तो पता चला उसकी चिकनी चुपड़ी बातें। वो अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी कई भाषाओं में पारंगत है। अपनी बात मनवाने और डोरे डालने में उस्ताद, मेल जोल में माहिर, जिसकी नकल करना चाहे वैसी आवाज़ और अंदाज में भी उस्ताद।
कई बार उससे कड़ी पूछताछ करने वाले अधिकारी भी धोखा खा जाते हैं। एक बार बेंगलुरु में जालसाजी के वक्त पकड़ा गया तो उसने मिलने के बदले फोन पर झांसा देने की बेहतर तकनीक पकड़ ली। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की जानकारी के साथ उसे सारी चालबाजियां आती हैं। फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करता है, आवाज बदल लेता है और सरकारी दफ्तरों से फोन किया करता था। जिसको भी शिकार बनाना होता उसे तो वो पूरी तरह इस भरोसे में ले लेता मानो सच में उसे किसी IAS ऑफिसर ने फोन किया हो। सुकेश और उसकी पत्नी लीना ने 2013 में अपना पहला बड़ा हाथ तब मारा जब दोनों ने चेन्नई में कैनरा बैंक से 12 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। तब सुकेश ने फ्यूचर टेक्निक्स नाम की एक नैपकिन वेंडिंग मशीन फर्म चलाने वाले कारोबारी दंपत्ति M बालसुब्रमण्यम और चित्रा से संपर्क किया। उनको अपना परिचय कर्नाटका के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जय कुमार के तौर पर दिया। झांसा क्या दिया? ये कि वो सरकार की एक मुफ्त नैपकिन योजना में कंपनी को भागीदार बनाने वाला है। उन्हें 132 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा किया। कंफर्म करने के लिए जब कंपनी मालिक बालासुब्रमण्यम ने दिए गए लैंडलाइन नंबर पर फोन किया तो अधिकारी के सचिव के तौर पर सुकेश की पत्नी लीना ने फोन उठाया। कंपनी मालिक को भरोसा हो गया। इस पर सुकेश ने एक पेज फंसाया। बोला 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा जब वो 19 करोड़ रुपए जमा कराए। इतने रुपए थे नहीं तो व्यापारी ने केनरा बैंक से लोन मांगा। लोन नहीं मिल रहा था, सुकेश ने बैंक मैनेजर को भी झांसे में ले लिया। फर्जी सरकारी कागज दिखा ये भरोसा दिला दिया कि कंपनी को बड़ा टेंडर मिलने वाला है। लोन पास हो गया। जबकि बैंक के बड़े अधिकारियों को जब भनक लगी तो खाता सीज किया गया, लेकिन तब तक सुकेश 12 करोड़ रुपए के वारे न्यारे कर चुका था। कई बार वो पकड़ा भी गया इन सब हरकतों में। जमानत मिलती थी उसे, फिर वो नए शिकार की तलाश में लग जाता था। यहाँ तक कि तमिलनाडु के बड़े नेता TTV दिनाकरन 2017 में सुकेश के जाल में फंस चुके हैं। सुकेश को पता था कि शशिकला के भतीजे दिनाकरन किसी भी तरह से जयललिता की विरासत को हथियाने के लिए बेचैन है और अपनी पार्टी AIADMK के 2 पत्ते वाले निशान को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सुकेश ने इसका फायदा उठाया। उसने दिनाकरन से संपर्क किया, बताया कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को जानता है और 50 करोड़ रुपए खर्च करके वो उन्हें दिनाकरन के पक्ष में फैसला करने के लिए राजी कर सकता है। बाद में दिल्ली के एक होटल में चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए सुकेश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि दिनाकरन ने सभी आरोपों से इनकार किया था। अगर सुकेश के कारनामों की लिस्ट बनेगी तो ये सारे उसके लिए छोटे मोटे कारनामे हैं। जी, अब तक आपने जो सुने वो सब छोटे हैं। असली खेल उसने दिल्ली की रोहिणी जेल में रहकर किया। इसके बाद उसने जैकलिन फर्नांडिस की भी जालसाजी केस में इस एंट्री होती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में सुकेश जेल में बंद था। तभी उसे पता चला कि उद्योगपति शिविंदर मोहन सिंह भी उसी जेल में बंद हैं, जो दवाइयों की कंपनी रेलिगेयर एंड रेनबैक्सी और फोर्टिस हॉस्पिटल चेन के वाइस चेयरमैन रहे हैं। शिविंदर और उनके भाई मलविंदर को 2019 में आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में ED भी जांच कर रही है। यहीं पर सुकेश को अपना अगला शिकार मिल गया। पहले तो उसने शिविंदर सिंह के बारे में पूरी जानकारी जुटाई, फिर उनकी पत्नी अदिति सिंह को ठगने का पूरा प्लान बनाया। सबसे पहले उसने जेल अधिकारियों को रिश्वत देकर मोबाइल और इंटरनेट का जुगाड़ किया। इसके बाद सुकेश ने 15 जून 2020 को अदिति के सेलफोन पर कॉल किया। हालांकि स्मार्टफोन में इजरायली सिम कार्ड था। सुकेश ने एक स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया जिससे अदिति के फोन पर फ्लैश होने वाला नंबर केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिख रहा था। अब ठगी का तरीका देखिए। वो अदिति से केंद्रीय कानून सचिव अनूप कपूर के तौर पर अपना परिचय करता है। अदिति से कहता है कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर फोन कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में शिविंदर की विशेषज्ञता को देखते हुए सरकार उन्हें कोविड पर एक उच्च समिति में शामिल करना चाहती है और इसीलिए जेल में बंद व्यवसायी को जल्द से जल्द जमानत दिलाने में मदद करना चाहती है। सुकेश ने दिन में इसके बाद फिर अदिति को फोन किया। इस बार उसने अपना परिचय एक नए नाम पर दिया, अभिनव के रूप में। कहा कि मैं अनूप कुमार का अवर सचिव हूं और उनके परिवार की मदद की सरकार की मंशा को फिर दोहराया भी। फोन पर 2-3 बार बात करने के बाद अभिनव बने सुकेश ने अदिति से पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए का योगदान करने को कहा। अदिति पति को छुड़ाने के लिए झांसे में फंस गई। भुगतान 2 किश्तों में किया गया। पहला 1 करोड़ रुपए हांगकांग से और 19 करोड़ रुपए दिल्ली में नकद दिए गए, जिसे सुकेश के 2 साथियों ने लिया। इसके बाद सुकेश और पैसे मांगने लगा। वो शिविंदर और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी सटीक व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में भी बताने लगा। इससे अदिति को डर लगने लगा कि वो वास्तव में उनके पति और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अदिति को इतना डरा दिया कि पति और बच्चों से इसकी चर्चा किए बिना पैसे के जुगाड़ में लग गई। गहने बेचे, दोस्तों परिवार वालों से उधार लिया, निवेश समेत सारी संपत्ति को दांव पर लगा दिया।
इसके बाद हुआ ये कि अदिति ने 2020 के मई से 2021 के बीच सुकेश को 40 ट्रांजैक्शन में 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इतनी ट्रांजैक्शन पर ईडी को शक हुआ। चूंकि अदिति के पति और फोर्टिस के वाइस चेयरमैन रहे शिविंदर तो पहले से ईडी की रडार पर थे, तो जांच शुरू हुई और मामला खुला। इसी मामले की जांच के दौरान कानूनी एजेंसियों को महंगे तोहफे देने के शौक के बारे में जानकारी मिली, जो दंग करने वाली थी। सुकेश का ये शौक था। केस में ईडी की तरफ से फाइल चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने फरवरी 2021 और अगस्त 2021 के बीच एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और उनके परिवार को दिए तोहफों पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए। दोनों की कुछ अंतरंग तस्वीरों के आधार पर एजेंसी का मानना है कि उनके बीच रोमांटिक रिश्ते थे। हालांकि जैकलीन ने इससे इनकार किया है। फिलवक्त जैकलीन इस केस में ईडी और दिल्ली पुलिस की रडार पर है। आरोप है कि उन्हें जालसाजी के बारे में पता लगने के बाद उन्होंने महंगे तोहफे लिए। जैकलीन का पक्ष कहता है कि उन्हें जालसाजी के बारे में पता ही नहीं था। फिलहाल जांच जारी है। एक और बात, जैकलीन नहीं, उसने कई दूसरी एक्ट्रेसेस को भी फंसाने की सुकेश ने कोशिश की। लिस्ट में नाम किन किन एक्ट्रेसेस के हैं? नोरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान और भूमि पेडनेकर। लेकिन उन्होंने तोहफे लेने से मना कर दिया, इसलिए बच गई ये सारी एक्ट्रेस। आज की लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।